नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो भाई जोरदार तरीके से एक बार शेयर करके आइए सब। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार क्या है? आज आपको सफलता के कुछ नियम बताए हैं भाई, कैसे मिलती है सफलता, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सफल होने के 3 नियम हैं जो हमें खुद से करने हैं। 3 वादे जो हमें खुद से करने हैं। क्या करना है? खुद से सफल होने के लिए 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा, यदि ये तीनों आप में हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वादा क्या करना है? खुद से वादा करना है कि हमें आज पढ़ना है। एक लक्ष्य बनाओ अपना, रोज़ का टारगेट बनाओ कि हमें ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में कंप्लीट करना ही है और उसे कंप्लीट ही करके सोना है। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी है कि जो टारगेट बनाओ उसे पूरा कर लो। पढ़ने में मन हमारा तब नहीं लगता जब हम कोई टारगेट बनाते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता, फिर अगले दिन हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आप जो टारगेट बना रहे हैं उतना ही बनाइए जितना आप पूरा कर सकें। उतना मत बनाइए कि आपने ज़्यादा टारगेट बना लिया फिर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। यदि आपने जो टारगेट बनाया छोटा बनाइए, लेकिन उसे पूरा कर लीजिए, फिर आपको अगले दिन मन लगेगा। ठीक है? इरादा मजबूत रहेगा तभी आप कोई टारगेट बना पाएंगे और उसको पूरा कर सकेंगे। चलिए, अब टारगेट हमारा ये है कि हमको प्रश्न पढ़ने हैं, आंसर देने हैं और पढ़ना है। ठीक है? चलिए, प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? कौन से कवि हैं ऐसे जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। कौन से ऐसे कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं? चलिए, हमें सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए यह पता होना चाहिए कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं। ठीक है? कितने कवि हैं तार सप्तक में? 7 कवि हैं। कौन कौन से हैं ये मैं लिखवा रही हूँ, पहले भी लिखवा चुकी हूँ लेकिन फिर लिखवा दूँ। जिसका नाम आ जाए उस ऑप्शन को काट देना। गजानन माधव मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माजवे, नेमीचंद्र और रामविलास शर्मा बताई दिए हैं मैंने। तो कौन से नहीं आए? नरेंद्र शर्मा नहीं आए। ठीक है? ये ऑप्शन हमारा गलत है, तार सप्तक में ये शामिल नहीं है। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र और रामविलास शर्मा ये शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा निबंध ऐसा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। कौन सा ऐसा निबंध है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, लेकिन कल्प वृक्ष जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। यदि इनका नहीं है तो किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है ये कल्प वृक्ष। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये।
प्रश्न है, निम्न में से दोहा का विपरीत छंद है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? रोला है, चौपाई है, छपे है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। और मुझे पता है कि ये ज़्यादातर लोगों का गलत होने वाला है। अब जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न मैंने जानबूझ के रखा है। आंसर ले लेते हैं इसका। जानबूझ के मैंने क्यों रखा है? मैंने ये देखने के लिए रखा है कि आंख बंद करके आंसर देते हो या आंखें खोल के। दोहा का विपरीत पूछा है, क्या होता है? सरोठा होता है दोहा का विपरीत। ठीक है, सरोठा, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इनमें से कोई नहीं। सरोठा होता है दोहा का विपरीत छंद भाई, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है क्योंकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और हमारा जो दोहा है ये सरोठा का विपरीत क्यों होता है? क्योंकि सरोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और हमारे दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की दृष्टि से दोहा ठीक विपरीत है सरोठा के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये अच्छा और नया प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में बन रहे हैं। पहले से बहुत कम आते थे, लेकिन अब बन रहे हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न। चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? प्रसन्नता शब्द में पूछी है कौन सी ध्वनि है। पहले आंसर ले लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता में। क्यों है युग्मक ध्वनि? किसे कहते हैं युग्मक ध्वनि, ये हम अभी बात कर लेते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, द्वित का मतलब है न ही तो बनी हुई है यहाँ पे और न ही बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ध्वनि तो एक है, द्वित का मतलब है 2 बार लिखा हुआ है एक ही ध्वनि को, आदि और पूरी। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें लिख जाती हैं, जैसे बिल्ली, बच्चा, दिक्कत। ठीक है, दिक्कत, या जिसमें भी एक जैसी 2 ध्वनि हो एक साथ प्रयोग हो रही हो, उन्हें युग्मक ध्वनि कहते हैं। आगे आपको याद रखना है ये। अब संयुक्त ध्वनि पे बात कर लेते हैं। संयुक्त ध्वनि कौन सी होती हैं? संयुक्त ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जिनमें जुड़ी हुई होती हैं ध्वनियाँ। जैसे पै में रह जुड़ी हुई है। ठीक है, ये संयुक्त ध्वनि है। ठीक है, प्रकर्षण, से में रह जुड़ी हुई है, पै में भी रह जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं। अब देख लेते हैं संप्रक्त ध्वनियाँ कौन सी होती हैं भाई। संप्रक्त ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे लिखें हम कंपन, शब्द है कंपन। आधा शब्द किसी और वर्ण से लिया है और आधा किसी और का है। पे और मैं अलग अलग 2 वर्ण जोड़ दिए जाएं। जब अलग अलग 2 वर्णों को जोड़ा जाए तो संप्रक्त ध्वनि होती है। जब एक ही वर्ण में दूसरा जोड़ दिया जाए तब संयुक्त ध्वनि होती है। युग्मक जब होती है जब एक ही तरह के 2 जुड़े हुए हों। ठीक है, एक ही तरह की 2 ध्वनि जुड़ी हुई हों तो द्वित, इसका मतलब युग्मक हो गया। एक ही तरह की ध्वनि युग्मक, 2 अलग अलग तरह की ध्वनि एक साथ जुड़ी हुई हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संप्रक्त ध्वनि। और एक ही शब्द में 2 ध्वनियाँ जुड़ी हुई हों तो संयुक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अच्छा था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा समझाया है वो, ताकि आगे गलत ना हो। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कै, खे, रे, चे, चे, छे, या टे और अण।
भाई यहाँ ये रहे, ये च गलती से लिख गया है, पर कोई बात नहीं है, इससे भी हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए हमसे पूछी है कंठ ध्वनियाँ। इन सभी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है ये तो। वर्णमाला का 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है, इन्हें तो बिल्कुल घोल के पी लो। ये ऑप्शन सही है, कै ख कंठ ध्वनियाँ हैं, च और झ ये तालु ध्वनियाँ हैं, ट अण ये मूर्धार, ठीक है, और ये रह ये अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा हिंदी की स ध्वनि है। भाई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये तो। हिंदी की स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा है हमसे शारदा वाली श, और इसकी पूछी है हमसे ध्वनि कौन सी है ये, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतव्य है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ये वाली श क्या होती है? शारदा वाली श तालव्य होती है, ठीक है, तालव्य होती है। मूर्धन्य कौन सी स होती है? स षटकोण वाली जो स होती है वो मूर्धन्य होती है, भाई याद रखना है। दंत कौन सी होती है? स सलजम वाली जो स होती है ये दंत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आसान प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संकेतों द्वारा नहीं करते हैं, बोलकर नहीं करते हैं, लिखित भाषा में लिखकर करते हैं। अब ये जो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ, बोलकर ही तो कर रही हूँ, तो ये बोलकर हो गया। लेकिन जो आप देख रहे हैं, ये लिख के मैंने आपके पास जो भेजा है, ये लिख कर हो गया, ठीक है। जब किसी पत्र के माध्यम से आप अपने विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिख कर कहते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में विचार को प्रकट करना लिख कर होता है। जैसे अब मैं यहाँ कुछ शब्द आपको लिख के बता दूँ तो वो लिख के हो गया, लेकिन यदि मैं बोल के आपको जैसे समझा रही हूँ, इसे बोलकर बोलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई ये। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाई इस ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको गलत नहीं देखना कि गलत कौन सा है, सही तो सारे ही हैं। इसमें पूछा है सबसे बड़ी विशेषता क्या है। विशेषता तो सभी हैं, सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये देखना है आपको। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। हिंदी भाषा की लिपि होना, सही बात है, हिंदी भाषा की लिपि है। प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। डी ऑप्शन यहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी विशेषता है। ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जलद शब्द में समास है। कौन सा समास है ये आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या वैभाव समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, जलद शब्द में कौन सा समास है। चलिए जलद शब्द दिया हुआ है और समास पूछा है हमसे। पहले हम इसका विग्रह करेंगे। कैसे विग्रह करेंगे इसका?
जलद, जल देता है जो, वह कौन है? बादल है। ठीक है, या ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, जल देने वाला, जलद। ठीक है, जल देता है जो, कौन है वो? बादल है। बहुब्रीहि समास, ये बादल का पर्यायवाची है जलद। इसमें क्या हो गया? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जलद में बहुब्रीहि समास होता है भाई, ये आपने याद रखना है। चलिए, प्रश्न है हमारा, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? बहुत लोग सोच रहे होंगे, देखो समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये तो पहले ही कट गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में थोड़ी सी लड़ाई है। कैसे? बहुत लोग सोच रहे होंगे व्यक्तिवाचक है, पर्वत सिंगल ही तो लिखा हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्वत नाम ही जातिवाचक है। ठीक है, पूरी पर्वत जाति के बारे में बात हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है भाई। लेकिन यदि किसी पर्वत का नाम दिया होता, हिमालय, विंध्य पर्वत, ऐसे किसी पर्वत का नाम दिया होता, तो क्या होता? वहाँ व्यक्तिवाचक होता। लेकिन क्या दिया हुआ है? पर्वत पूछा है, ओनली पर्वत, तो क्या है? जातिवाचक है। जैसे यदि लड़का कह दे तो जातिवाचक है, और किसी लड़के का नाम ले दो तो व्यक्तिवाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? वह खाने लगा, मैं घर जाता हूँ, मोहन हंसता है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। भयंकर काम कर दिया इसने तो भाई, थप्पड़ मार दिया। चलिए आंसर दीजिए अब। द्विकर्मक क्रिया पूछिए कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी, तो क्या हो गया? संयुक्त क्रिया है इसमें। ठीक है, मैं घर जाता हूं, यहां जाना मुख्य क्रिया है और हूं सहायक क्रिया है। ठीक है, मैं घर जाता हूं। मोहन हंसता है, अकर्मक क्रिया है, क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, बस मोहन हंसता है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, द्विकर्मक क्रिया है। कैसे? दो कर्म है इसमें, एक तो राम कर्म है और दूसरा थप्पड़ भी कर्म है। ठीक है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, दोनों कर्म है, द्विकर्मक क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धरती का पर्यायवाची शब्द है चंचला, विपुल, सरसी या अचला? क्या है धरती का पर्यायवाची शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा धरती का पर्यायवाची शब्द? चंचला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इसलिए धरती का नहीं होगा। विपुल किसका पर्यायवाची है? विपुल बड़े को कहते हैं। ठीक है, विपुल बड़ा, लेकिन ये याद रखना है, बड़ा तो है लेकिन आयु में नहीं, संख्या या परिणाम में जो बहुत अधिक हो उसे विपुला कहते हैं। ठीक है, संख्या या परिणाम में। सरसी कहते हैं छोटा ताल या छोटा सरोवर, उसे कहते हैं सरसी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अचला धरती का पर्यायवाची है। भूमि, भूमि, धरा, अचला, ये धरती के पर्यायवाची हैं सब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आशा का विलोम शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आशा का विलोम शब्द क्या है? दुराशा है, निराशा है, हताशा है, नाउम्मीद है? चलिए आंसर लेते हैं, क्या होगा आंसर? आशा शब्द दिया है और विलोम पूछा है तो बी ऑप्शन चाहिए होगा, निराशा।
ठीक है, आशा का निराशा विलोम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द पूछा है, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। क्या कहते हैं उसे? ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? अरोगी नहीं होगा, अतिरोगी नहीं होगा, विरोगी नहीं होगा, असाध्य होगा। ठीक है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं है, क्या होगा? असाध्य होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, तुम यह काम मत करो। कैसा वाक्य है ये हमें बताना है। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैंने पहले भी करवाया है ऐसा प्रश्न, सेम नहीं है लेकिन ऐसा ही करवाया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तुम यह काम मत करो। आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? तुम यह काम मत करो। मैंने उस दिन भी बताया था, मत से ही पता चल जाता है कि क्या है, निषेधवाचक है। ठीक है, आज्ञावाचक नहीं है और आज्ञा नहीं दे रहा है, प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयादिबोधक नहीं है, निषेधवाचक है। भाई तुम यह काम मत करो, मना कर रहा है सीधे सीधे काम करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। मैंने राम को पूछा, सबसे नमस्ते, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, नौकर की कमीज। कौन सा शब्द शुद्ध है ये हमें बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, प्रश्न अच्छा है। कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? मैंने राम को पूछा। क्या आप ऐसे बोलते हैं, मैंने राम को पूछा? ऐसे होना चाहिए था, मैंने राम से पूछा। को की जगह पे क्या आएगा? को की जगह पे से आएगा जब होगा शुद्ध। सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते होता है या सबको नमस्ते होता है? सबको नमस्ते होता है। ठीक है, सबसे नमस्ते नहीं होता है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर फैल जाएगा, ऐसा हो सकता है जनता के अंदर फैल जाए असंतोष। जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, ये शुद्ध होगा, के अंदर नहीं लगेगा इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नौकर की कमीज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आंख का नीर ढल जाना। इसका अर्थ पूछा है। भाई टल नहीं है, ढल है। ठीक है, आंख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ पूछा है, हमें बताना है। मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर? आंख का नीर या पानी ढल जाना। अच्छा प्रश्न है, सभी को आंसर इसका पता होगा और सभी का सही भी है। बी ऑप्शन सही है, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, कहते नहीं है आंखों का पानी उतर गया है। आंखों में पानी होना बहुत ज़रूरी है भाई। जिसका आंखों का पानी ढल जाए वो क्या हो जाता है, उसे निर्लज्ज कहते हैं। ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। आजकल के ज़माने में तो किसी बड़े को देख के फ़ोन रख दो, उससे ही पता चल जाता है आंखों में पानी है। चलिए प्रश्न है हमारा, अंगूठी का नग होना। इसका अर्थ पूछा है हमसे, अंगूठी का नग बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? अंगूठी जो होती है उसमें नग जो होता है वो सबसे कीमती होता है। ठीक है, यदि नग नहीं है अंगूठी में
तो अंगूठी का कोई मोल नहीं है, बेकार है अंगूठी। जब तक नग है जब तक ही उसकी कीमत है। तो बहुत कीमती, अंगूठी का नग का मतलब होता है बहुत कीमती। बिना नग की अंगूठी का कोई कीमत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है रस का शाब्दिक अर्थ? दुख होता है, खुशी होता है, उत्साह होता है या आनंद होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी का सही भी है। रस का शाब्दिक अर्थ दुख नहीं होता, खुशी नहीं होता, नाचते नहीं हैं हम, रोते नहीं हैं, रस को पढ़ के ना नाचते हैं, ना उत्साह होता है। क्या होता है? किसी भी रस को हम पढ़ते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, यदि रस को पढ़ के आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो वो रस रस ही नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कैसे? बातें बना बना के थोड़ी ना हालात बदल जाएंगे। प्रश्न है हमारा, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, आज्ञा की, बच्चन की या निराला जी की? किसकी रचना है तुलसीदास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, बहुत एग्जाम में पूछी गई रचना है ये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, तुलसीदास किसकी रचना है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तुलसीदास जो कविता है ये किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की नहीं है, आज्ञा की नहीं है, बच्चन की नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है तुलसीदास। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे अनामिका रचना है इनकी, तुलसीदास जी की रचना है एक अनामिका, वो बहुत आती है पेपर में। परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, ये रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इनकी। ठीक है, नोट कर लेना भाई, हो सकता है पैट में भी एक आध दिखाई दे जाए। चलिए प्रश्न है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको। कौन सा इनमें से पुल्लिंग शब्द है? पहिया, लिखावट, पखावज या मझधार? कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है? एक वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए भाई, आपको पता चल जाएगा कौन सा पुल्लिंग है। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए। चलिए चलिए भाई पहचान कर लेते हैं। अब शब्द पूछा है पुल्लिंग, मझधार, मेरी नैया अभी मझधार में पड़ी है, पार लगाओ प्रभु। तो मझधार क्या होती है? मझधार पहले कहते किसे हैं ये देख लेते हैं। मझधार बीच रास्ते को कहते हैं। ठीक है, मझधार में पड़ी है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। पखावज, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा पखावज होता क्या है। पखावज होता है मृदंग के आकार का छोटा बाजा। छोटा बाजा जो होता है ना, बजाने वाला बाजा, उसे कहते हैं पखावज। ठीक है, तो ये जो बाजा होता है ये बजाई जाती है। ठीक है, जैसे बांसुरी बजाई जाती है उसे ये बजाई जाती है, स्त्रीलिंग में आती है ये पखावज। चलिए लिखावट, लिखावट, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग में आती है। पहिया, पहिया क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, होती है नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नाक रगड़ना का अर्थ क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए नाक रगड़ना, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सबको पता भी होगा।
नाक में चोट लगना नहीं होता है, नाक रगड़ना, इज्जत देना भी नहीं होता है, चापलूसी करना भी नहीं होता है। सी ऑप्शन सही है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कहते नहीं है हमने उससे नाक रगड़वा ली, मतलब वो दीनता पूर्वक प्रार्थना करने लगा सामने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए कौन सा शब्द है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द पूछा है, अस्थिर, अडिग, यारावार या गतिशील। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसके लिए एक शब्द जल्दी से बताइए। अस्थिर होता है वो, अडिग होता है, यायावर होता है या गतिशील होता है? अच्छा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। एग्जाम में ज़रूर आएगा ऐसा एक प्रश्न पैट वाले में, और भी सभी एग्जाम्स में खैर ऐसे प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा करीब पैट है इसलिए मैं पैट के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अस्थिर किसे कहते हैं? चलो पहले आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन सही है हमारा, यायावर कहते हैं उसे, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। ठीक है, वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे यायावर कहते हैं। अब जब इसे यायावर कहते हैं तो गतिशील किसे कहते हैं? गतिशील कहते हैं यायावर जो है ये तो एक स्थान पे नहीं रहता, घूमता रहता है, लेकिन गतिशील वो होता है जो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, निरंतर चलने वाला या आगे बढ़ने वाला, उसे गतिशील कहते हैं। अडिग किसे कहते हैं? अडिग कहते हैं अटल, अपने विचार या स्थान से ना हटने वाला, उसे कहते हैं अडिग। अस्थिर किसे कहते हैं? जो स्थिर ना हो, यानी कि चंचल, या उसे हम कह सकते हैं ना भरोसे वाला इंसान, डावाडोल। ठीक है, जिसे आप बोलते हो देसी भाषा में लुढ़कना लोटा, मतलब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उसे अस्थिर कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? प्रकाशन की दृष्टि से बताना है भाई हमें, पहले ही लिखा हुआ है प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं ये सभी, और इनका क्रम बताना है, कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में। ठीक है, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सभी नाटक हैं, और आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आ गए हैं। ये भी कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी किसका नाटक है, चंद्रगुप्त किसका नाटक है, स्कंदगुप्त किसका नाटक है, राजश्री किसका नाटक है, कितनी बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। ठीक है, तो ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अब इनका क्रम बता दीजिए जल्दी से। और कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्रुवस्वामिनी क्या है, विधा क्या है इसकी, तो ये एक नाटक है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सबसे पहले राजश्री नाटक का प्रकाशन हुआ था 1915 में। ठीक है, 1915 में, और स्कंदगुप्त का हुआ था 1928 में, और चंद्रगुप्त का हुआ था 1931 में, और ध्रुवस्वामिनी का हुआ था 1933 में। तो सबसे पहले हमारा राजश्री आ गया, उसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, 1928 में, क्योंकि चंद्रगुप्त जो नाटक है वो 1931 में आया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और उसके बाद ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा शब्द लिखा हुआ है और पूछा है हमसे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुद्ध लिखा हुआ है महत्वाकांक्षा शब्द? जल्दी से बताइएगा भाई। पोल ले लेते हैं, पोल भूल ही गए। पोल है हमारा, संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय की रचना है। यस या नो में आपको बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय
आज्ञेय जी की रचना है। ये हमारा पोल है और आपको आंसर बताना है यस और नो में। चलिए इस प्रश्न का भी आंसर दीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा शब्द कैसे लिखा जाता है? चलिए आंसर ले लेते हैं भाई, क्या होगा? ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा भाई, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा। बी ऑप्शन सही है। महा लगा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, महत्वाकांक्षा होता है। वैसे महत्वाकांक्षा कहते किसे हैं? इच्छा, इच्छा को कहते हैं महत्वाकांक्षा। ऐसी आकांक्षा जिसमें ऊंचा होने का भाव हो, ठीक है, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षा। जैसे आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जॉब के लिए ही तो कर रहे हैं, ये सब महत्वाकांक्षा ही तो है वो आपकी। वैसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, महत्वाकांक्षा कैसा शब्द है? तो ये स्त्रीलिंग शब्द है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है महत्वाकांक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न है हमारा, विधवा शब्द का विलोम है। विधवा शब्द का विलोम बताना है हमें। क्या है? वंध्या है, सधवा है, उपात्यका है, विषाद है। क्या है विधवा शब्द का विलोम? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? विधवा शब्द दिया हुआ है और पूछा है विलोम क्या होगा इसका। विषाद दुख को कहते हैं और दुख का विलोम जो होता है वो हर्ष होता है। हर्ष का मतलब होता है खुशी। उपात्यका किसे कहते हैं? पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपात्यका कहते हैं। इसका विलोम क्या होगा? अधिपात्यका, ठीक है, जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है। ठीक है, विधवा का विलोम सधवा होता है भाई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। वंध्या ये क्या है? इसका विलोम क्या होता है? उर्वरा होता है। ठीक है, वंध्या किसे कहते हैं? बंजर भूमि को कहते हैं। उर्वरा किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आंसर भाई बी ऑप्शन है, विधवा का सधवा होता है विलोम। प्रश्न है हमारा, दीवा का अर्थ दिन होता है तो दीवा का अर्थ होगा। दीवा का अर्थ यदि दिन होता है तो दीवा का अर्थ होगा, ये हमसे पूछा है। क्या होगा इसका अर्थ? देवता होगा, दीपक होगा, भाग्य होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। पोल का आंसर ले लेते हैं भाई। पोल का आंसर क्या था हमारा? पोल है हमारा संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय की रचना है। तो जो इसमें नहीं वाले हैं उनका आंसर सही है भाई। जितने भी नहीं वाले हैं उनका आंसर सही है। जो यस वाले हैं उनका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि संस्कृति के 4 अध्याय अज्ञेय की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर ना वालों ने बाजी मार दी है भाई। अब प्रश्न पे आ जाते हैं। दीवा का अर्थ बताना है, क्या होगा? चलिए, देवता, देवता किसे कहते हैं? देव को देवता कहते हैं। ता प्रत्यय लगा के देव में देवता बनता है। ठीक है, यदि दीवा का अर्थ दिन है तो दीवा, इस वाले दीवा का अर्थ क्या होगा? दीपक। कहते हैं ना दीवा जलाने जा रहे हैं, तो दीवा किसे कहते हैं? दीपक को कहते हैं। भाग्य को क्या कहते हैं? ये वाला जो देव है ये देवता को कहते हैं। लेकिन जो ये वाला देव लिखा आ जाए कहीं तो ये देव क्या होता है? भाग्य को कहते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, दीवा दिन है, दीवा दीपक है, देव देवता को कहते हैं। लेकिन ये वाला देव लिखा आ जाए तो ये भाग्य को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है हमारा। दीवा का अर्थ होता है दीपक।
चलिए, एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न हमने जान लिए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हमें बताना है। अलंकार का, सहेली का, खग का या असुर का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है। तमचर किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? तमचर। तम का मतलब क्या होता है? रात, और चर का मतलब क्या होता है? विचरण। रात्रि में विचरण करने वाला। ठीक है, कौन होता है रात्रि में जो विचरण करता है? वो डी ऑप्शन हमारा सही है, असुर होता है। ठीक है, निशाचर राक्षस को ही तो कहते हैं असुर, वो रात्रि में विचरण करते हैं। वैसे उल्लू को भी कहते हैं निशाचर, ठीक है, लेकिन उल्लू यहाँ ऑप्शन में नहीं है। तो तमचर किसे कहेंगे? असुर को कहेंगे। ठीक है, असुर को कहते हैं तमचर। अलंकार किसको कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। सहेली सखा को कहते हैं। खग पक्षी को कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हलधर शब्द में समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? कौन सा समास है हलधर शब्द में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। आप आंसर दीजिए। इतने पोल ले लेते हैं हम। पोल है हमारा, वचन शब्द स्त्रीलिंग है? यस या नो आपको बताना है। वचन शब्द स्त्रीलिंग है, मैं ये कह रही हूँ स्त्रीलिंग है, आपको बताना है यस या नो। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में पोल का भी आंसर दो आप, और प्रश्न का भी आंसर दो। पोल का आंसर सभी देंगे भाई। वचन स्त्रीलिंग है, ये आपको बताना है स्त्रीलिंग है या नहीं है, और हलधर में कौन सा समास है, ये आपको प्रश्न का आंसर देना है। चलिए चलिए आंसर ले लेते हैं प्रश्न का। हलधर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हल को धारण करने वाला है जो, कौन है वो? बलराम है भाई। ठीक है, बलराम। हल को धारण करने वाला जो है वो कौन है? बलराम। बलराम बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। ये कृष्ण जी के बड़े भाई को बलराम कहते हैं, उनका नाम है बलराम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, क्षत्रियाधम का सही समास विग्रह होगा। क्षत्रियाधम शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे इसका सही समास विग्रह क्या होगा। क्षत्रियों का धाम, क्षत्रियों में अधम, क्षत्रियों के लिए धाम, क्षत्रियों को धाम। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए भाई। क्षत्रिय धम शब्द का समास विग्रह कैसे होगा? आंसर ले लेते हैं। चलिए, ये भी ऑप्शन आंसर देना है आपको। क्षत्रिय धम शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक है, विग्रह करेंगे तो समास भी तो बताना चाहिए आपको, कौन सा होगा। क्षत्रिय तो क्षत्रिय होते हैं, अधम का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया, अधम को मतलब होता है नीच। ठीक है, अब क्षत्रियों का धाम नहीं होगा, क्षत्रियों के लिए धाम नहीं होगा, क्षत्रियों को धाम नहीं होगा। बी ऑप्शन सही होगा, क्षत्रियों में अधम, मतलब क्षत्रियों में जो नीच व्यक्ति है उसके लिए बोला गया है। ठीक है, क्षत्रियों में अधम। इसमें कौन सा कारक है भाई? में आया है तो अधिकरण कारक है, और कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण कारक है, और समास विग्रह आपके सामने है, क्षत्रियों में अधम। कई प्रश्न हो गए हैं एक ही प्रश्न से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। रेखांकित पद में लिंग है।
कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। बात एकदम बिल्कुल सही है कि आज के संसार में सभी मनुष्य स्वार्थी हैं। ज़्यादातर लोग स्वार्थी हैं भाई, सभी के लिए नहीं कहेंगे। इसमें पूछा है कि रेखांकित पद में लिंग कौन सा है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, दोनों हैं या जय माता दी है, मतलब इनमें से कोई नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा भाई? संसार शब्द, रेखांकित संसार शब्द ही तो है। संसार शब्द होता है संसार या होती है? संसार होता है, होती है नहीं, है ना। चलिए बी ऑप्शन हमारा सही है, संसार होता है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जय माता दी नहीं करना है, पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया है। वाक्य में काल भेद का चयन करें। कौन सा काल है ये आपको बताना है। अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया है, वाक्य में काल भेद का चयन करें। पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। पोल का आंसर ले लेते हैं इतने हम। पोल का आंसर क्या होगा भाई? पोल था हमारा वचन स्त्रीलिंग शब्द है, यस या नो। तो वचन क्या है? दिया जाता है या दी जाती है? वचन दिया जाता है तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो नहीं वाले हैं वो फिर जीत गए हैं एक बार, और जो यस वाले हैं वो हार गए हैं। वचन स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है, वचन पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए। पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है। एक मैं आपको बता दूं क्या करना है। अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराया, जहां ना आ रहा है समझो वहां क्या नहीं है, वर्तमान काल बिल्कुल नहीं है वहां पे। ठीक है, वर्तमान काल को पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ने वर्तमान काल में प्रयोग होता है। ने जो है वो भूतकाल में प्रयोग होता है, तो वर्तमान काल बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए। अब आगे 3 हैं, वो भूतकाल वाले बच गए हैं भाई। अब ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ने हमेशा किस में आता है? भूतकाल में प्रयोग होता है। चलिए अब बता देते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अमेरिका ने नागासाकी पे बम गिराया है। यदि ओनली गिराया होता तो सामान्य भूतकाल होता, लेकिन यहाँ क्या है, गिराया के बाद है और लग रहा है। अभी गिराया है, मतलब इसका मतलब ये हो गया है जहां लगा हुआ है, समझो आसन्न पूछ रहा है, आसन्न भूतकाल है ये। यदि ये होता गिराया था तो पूर्ण भूतकाल होता, यदि ये होता गिराया होगा तो संदिग्ध भूतकाल होता, लेकिन यहाँ है गिराया है तो ये आसन्न भूतकाल है। वर्तमान काल हमने न लगते ही काट दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं। भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार कौन हैं ये आपको बताना है। मोहन राकेश हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न ये भी अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। भारत दुर्दशा नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है भाई, और किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये भारत दुर्दशा, और बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए प्रश्न है हमारा, तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जाती है। वाक्य का कृतवाच्य बनाना है। पूछा है हमसे तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ी जाती है, ये हमें दिया है,
और फिर इसका क्या बनाना है, कृतवाच्य बनाना है। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, तुमसे किताब पढ़ी जाएगी, तुमने किताब पढ़ी, तुम रामायण पढ़ोगे। क्या होगा इसका कृतवाच्य। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। जब किताब की बात हो रही है तो रामायण तो हम पढ़वाएंगे ही नहीं, ठीक है, किताब ही पढ़वाएंगे, क्योंकि बात किताब की हो रही है। ठीक है ना, जल्दी से आंसर दो भाई। आंसर क्या होगा हमारा, तुम किताब पढ़ते हो, कृतवाच्य बनवा रहा है। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, ये होगा बिल्कुल सही कृतवाच्य इसका। अब पोल देख लेते हैं भाई, एक पोल डाल देते हैं। नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में बहुव्रीहि समास है। ये पोल है हमारा, आपको ये बताना है कि यस है या नो है। ठीक है, नील कमल में बहुव्रीहि समास है, आपको यस नो बताना है। चलिए पहला ऑप्शन यहाँ सही है, तुम किताब पढ़ते हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा दिग्गज की संधि है। दिग्गज शब्द संधि विच्छेद करके लिखा हुआ है और पूछा है कौन सी संधि बनेगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, और ये भी बताना है कि संधि कौन सी है इसमें। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर। दिग्गज शब्द कैसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। दिग्गज शब्द ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, और संधि विच्छेद कैसे होता है, दिक्धन गज। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा संकल्प शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। सन, से, सम या पे, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संकल्प शब्द में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। न सन होगा, न स होगा, न पा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा संकल्प। भाई ये ध्यान देना है आपको, जहाँ भी शब्द में अंकी बिंदी लग रही हो वहाँ जो लास्ट वाला शब्द आप लिखेंगे वर्ण, उसमें हलंत ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, जो लास्ट वाला शब्द लिखेंगे वर्ण, उसमें क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे हमेशा। चलिए, और मैं में ही टूटता है वो, अंकी बिंदी हमेशा मैं में टूटती है, मैं लगता है उसकी जगह पे सम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। निर्वाण, दशा, गति या चाल। इतने हम पोल का आंसर ले लेते हैं। पोल का आंसर क्या होगा भाई, नील कमल में बहुव्रीहि समास है, ये हमारा पोल था। लेकिन जो नहीं वाले हैं वो सही हैं, और जो यस वाले हैं वो गलत हैं। क्यों, क्योंकि नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास है, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, लेकिन नील कमल शब्द में कर्मधारय समास है। ठीक है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है। चलिए मोक्ष का पर्यायवाची देख लेते हैं अब। निर्वाण, दशा, गति, चाल। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दशा के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, हालत, स्थिति, हाल या अवस्था। गति रफ्तार को कहते हैं। चाल, चाल के 3 अर्थ होते हैं भाई। एक तो आचरण के अर्थ में होता है चाल, आचरण या रीति। एक कहते हैं वेग या प्रकार, उसे चाल कहते हैं।
एक चाल होती है चालाकी वाली चाल, चतुराई वाली चाल, ठीक है। चाल का अर्थ 3 अर्थों में होता है। एक किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वेग वाली चाल, एक चतुराई वाली चाल और एक रीति या आचरण वाली चाल, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अश्रुति कहते हैं, सर्वप्रिय कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं या किंवदंती कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, अच्छा प्रश्न है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोकोक्ति, इन ये दोनों तो आपको पता है, आप नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों है ये मैं अभी बता रही हूँ। किंवदंती उसे कहते हैं जो बात लोगों से सुनी गई है। लोकोक्ति तो वो होती है जो लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। लोकोक्ति तो वो बात होती है जो लोगों द्वारा कही गई उक्ति या वाक्य होता है, उसे लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे खग जाने खग ही की भाषा, ये लोकोक्ति है जो लोगों द्वारा कही गई है, सुनी गई नहीं है। और किंवदंती उसे कहते हैं जो बात लोगों से सुनी गई है। सर्वप्रिय किसे कहते हैं? जो सबको प्रिय हो। अश्रुति किसे कहते हैं? जो सुनी ना गई हो, उसे अश्रुति कहते हैं। किंवदंती और लोकोक्ति, आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। लोकोक्ति जो लोगों द्वारा कही गई है और किंवदंती जो लोगों द्वारा सुनी गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है ये आपको बताना है। हवन करना, क्रोध से आग बबूला होना, मदद करना या झगड़ा मिटाना। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक शेयर भी किया करो भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आग पर पानी डालना। हवन करना नहीं होता है, क्रोध से आग बबूला होना नहीं होता है, मदद करना नहीं होता है। आग पर पानी डाल रहा है, वो घी नहीं डाल रहा, झगड़ा करा नहीं रहा है। आग पर घी डालने का मतलब है झगड़ा कराना, लेकिन आग पर पानी डालने का मतलब है झगड़ा मिटाना, ठीक है। चलिए इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं और सेशन को लाइक शेयर कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद है। और ज़्यादा सेशन को सपोर्ट कीजिएगा भाई, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करिएगा और लोगों से भी करवाइएगा। धन्यवाद।